हैं। तो सबसे पहले राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड में बताइए कि जब से बिहार में ये उलटफेर हुआ है, एक उम्मीद बन गई है विपक्ष के अंदर कि ऐसा भी कोई महागठबंधन हो सकता है जिससे कि 2024 में भाजपा को हराया जा सके। 2019 में भी हालांकि बना महागठबंधन, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। बिहार को देखकर कम से कम यही मान रही विपक्षी पार्टियां। 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी। देखिए, देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2014-2019 की तुलना में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। नरेंद्र मोदी जी और भी ज्यादा लोकप्रियता से आएंगे। यहां पीएम पद पर नो वैकेंसी का बोर्ड है और जो तमाम गठबंधन के विपक्षी दल जो आपस में एक साथ नहीं हो पाते, ये रीजनल पार्टी के सीजनल नेता ये मिलकर के कह रहे हैं कि हम अपना पीएम बनाएंगे। पहले तो चेहरा तय कर लें कि कौन सा चेहरा होगा। कोई ममता बनर्जी का नाम लेता है, कोई शरद पवार का नाम ले रहा है, कोई अखिलेश यादव का नाम ले रहा है। अलग अलग इतने सारे चेहरे हैं और अखिलेश यादव जी तो उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन यूपी में रीजनल लेवल पर नहीं चला पाए, तो देश भर में इतने सारे दलों का गठबंधन कैसे चला पाएंगे। कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया। अब तो भाजपा साथ नहीं रह पाई। ठीक है राकेश त्रिपाठी, 30 सेकंड पूरे, तो देशव्यापी 30 सेकंड पूरे हुए आपके। विस्तार से चर्चा के लिए लौटेंगे, लेकिन आपने अपनी बात रख दी। अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए, अब चर्चा 2024 पर चल रही है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो इस पर चल रही है, तो शिवपाल यादव, ओपी राजभर को नीतीश कुमार भा रहे हैं और अखिलेश यादव को अपरिपक्व कहा जा रहा है। देखिए, अब तो ये बात तय हो गई कि जिस तरह से बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा शुरू हुआ है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी भगाओ का संपन्नता 2024 में हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का भागना तय है। ये वो पार्टी है जो समाज की एकता की बात नहीं करती है, समाज में विकास की बात नहीं करती है, न रोजगार और महंगाई पे चर्चा करना चाहती है। ये नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी है और अब ये देश धीरे धीरे जान गया है कि ये लोग देश की बात नहीं करते, सत्ता पाना चाहते, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, परेशानी इस बात की हो गई, भारतीय जनता पार्टी अब वो नया मुद्दा दे रही है सबको, अब सबको अलग अलग पीएम बनाने की बात कर रही है, लेकिन भूल गई है कि लोकतंत्र में विपक्ष विश्वास रखता है। समय खत्म, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। 1 सेकंड में ठीक है, 30 सेकंड पूरे अनुराग जी, फिर से लौटेंगे, विस्तार से चर्चा होगी आगे। लेकिन दीपक मिश्रा, 30 सेकंड आपके पास। क्यों चाचा को अपरिपक्व लगे अखिलेश यादव? अचानक नीतीश कुमार नाम का एक चेहरा आपको मिल गया जब से बिहार में ये उलटफेर हुआ है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार जी और शिवपाल सिंह जी का संबंध अचानक का नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य जी के शादी में नीतीश कुमार जी, आमतौर पे शादी विराम से अपने आप को अवॉइड करते हैं, आए थे। और दूसरा, 77 की लड़ाई में भी जो आपातकाल के दौरान हुई थी लोकतंत्र बचाने की, उसमें भी नीतीश जी और शिवपाल जी साथ थे। अंडरग्राउंड होकर शिवपाल जी लड़ रहे थे, नीतीश जी का उनमें समर्थन था। तो ये अचानक का संबंध नहीं है, दोनों लोहिया के शिष्य हैं। अब बड़ी आती है कि उत्तर प्रदेश में समय पूरा। एका दीपक मिश्रा जी, 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे आपके। विस्तार से चर्चा के लिए लौटेंगे, आपको 30 सेकंड का पूरा समय दिया गया। और अब जैनेंद्र प्रताप सिंह वंशी सुभाषपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए जैनेंद्र जी, अभी तक तो आप उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी पार्टियों का एक एक बार नाम लेकर सबकी एक एक बार तारीफ करके देख चुके हैं, अब अचानक नीतीश कुमार में आपको संभावनाएं दिखने लगी। 30 सेकंड। विपक्ष ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया बिहार में, तो वैसे ही हमारा मानना है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें अगर विपक्ष, मतलब पूरे देश का विपक्ष, ऐसा नहीं है बिहार का विपक्ष, बिहार के विपक्ष ने तो बड़ा दिल दिखाया और भाजपा को बाहर किया, तो आने वाले समय में भी हमें लगता है कि बिहार के अलावा पूरे देश का विपक्ष किसी न किसी तरह से अगर बड़ा दिल दिखाए तो भाजपा को बाहर किया जा सकता है, जो मुझे लगता है। दूसरा, ऐसा ही मेरे नेताजी को भी इस वजह से लगता है क्योंकि अगर अखिलेश, ठीक है जैनेंद्र जी, समय खत्म, 30 सेकंड पूरे। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन बड़ी चर्चा यहां इसी बात पर हो रही है कि 2024 में आखिर होने क्या जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, 2024 से पहले यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में तो आप गठबंधन संभाल नहीं पाए, अब बाहर केंद्रीय स्तर पर कैसे संभालेंगे? क्योंकि दावे आपके बहुत बड़े हैं। आप कह रहे हैं कि दक्षिणपंथी यानी भाजपा जैसी पार्टी से हम ही टक्कर ले सकते हैं, हम ही हरा सकते हैं। देखिए, एक बात तय हो चुका है कि अब इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हर तरफ लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही इनके देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, तो शॉर्टकट को कौन अपना रहा था? महाराष्ट्र में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने शॉर्टकट अपना के, फिर मध्य प्रदेश में शॉर्टकट बना के सरकार बनाई, फिर इनको शॉर्ट सर्किट लग गया कहां पे? बिहार में जाके। इसी तरह शॉर्ट सर्किट इनको पूरे देश में लगने वाला है।
क्योंकि पूरा देश पहचान गया है कि झूठे हैं, जुमलेबाज लोग हैं, ये देश का भला नहीं चाहते, अपना भला चाहते हैं और चंद लोगों का भला चाहते हैं। जनता त्रायमान रहती है, जनता की चिंता कभी नहीं करते। अब देखिए, ये नया एक प्रधानमंत्री का नाम की चर्चा करवाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे देश की जनता बहुत समझदार है और देश की विपक्ष एक मिलकर चुनाव लड़ेगा, उसके बाद 5 सेकंड नहीं लगेंगे, सब दिल्ली में बैठेंगे और अपने आप नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता अच्छा, पार्टी इतना आसान है क्या अनुराग जी? 5 सेकंड लगेगे और नेता चुन लिया जाएगा? नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, इतना आसान है क्या? 5 सेकंड में चुन लेंगे? आसान है, तभी तो आसान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही नहीं है कि दूसरा नाम ला ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास हैसियत में नहीं है कोई नाम ले पाए। अच्छा ठीक है, राकेश त्रिपाठी, कहा जा रहा है कि भाजपा में तो तानाशाही है, विपक्ष का महागठबंधन अगर बनता है तो फैसला चुटकियों में हो जाएगा और स्थिर सरकार भी मिलेगी। देखिए, बड़ी बेचारगी है कि आज अनुराग भदौरिया अपनी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का नाम भी पीएम पद के लिए ले तक नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं चुटकियों में फैसला हो जाएगा। अरे भाई, कम से कम आप सपा के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के नेता का नाम तो लीजिए कि हाँ वो पीएम कैंडिडेट है। बड़ा अजीब से अजब सी स्थिति है। सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया भर में आज उनके सामने उतने उस स्तर का, उस कद का कोई नेता, उस विजन का कोई नेता उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे गठबंधन नहीं चला पाए, वो कह रहे हैं हम देशव्यापी गठबंधन चला लेंगे, हम देशव्यापी गठबंधन बना करके सरकार बना लेंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ हमने गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया है। 76 सीटें होने के बावजूद हम उनसे सीटों में लगभग 1.25 गुना ज्यादा थे, हम 1.5 गुना ज्यादा उनसे थे और 1.5 गुना ज्यादा होने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री का पद अपने वादे के अनुसार उनको देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी नहीं की और इस वादा खिलाफी का खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। बिहार के जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर वहां सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश यादव जी अपनी सोचे, केवल ट्विटर पर बैठ करके ट्वीट कर देने से उनकी अपरिपक्वता दिखाई पड़ रही है। और ये बात शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, वो शिवपाल यादव जी जिनकी छत्र छाया में, छाव में खेल कर पल बढ़ करके अखिलेश यादव जी नेता बने। ठीक है, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, बार बार एक लफ्ज आ रहा है और यही सवाल अनुराग भदौरिया से भी आगे रहेगा, अपरिपक्वता। मतलब नीतीश कुमार ने जो फिलहाल बिहार में किया है उसको लेकर आपका यह कहना है कि बड़ा अच्छा कदम है और कुछ लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। 2024 के लिहाज से अभी अपरिपक्वता है। आप तो उन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, अब अचानक अपरिपक्व हो गए। अब देखिए, उस समय का तकाजा था। शिवपाल सिंह जी ने सर्वस्व त्याग किया था। किस लिए? उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सशक्त रहे और लोहिया की वैचारिकी और नेताजी की जो राजनीतिक विरासत है, जो गरीब गुरबों की आवाज है, जो आर्थिक विषमता के विरुद्ध एक स्वर है, वह जिंदा रहे। इसके लिए शिवपाल सिंह जी ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई दबाव नहीं रखा। तब जाके ना इस तरह का, इस धज का मैखाना बना, तब जाके 111 सीट आए, वरना या तो 1 पे होते या 11 पे होते। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात मैं बता दूं, यह शिवपाल सिंह जी का कितना सम्मान करते हैं। याद करिए, जब शिवपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने एक महागठबंधन बना दिया था, नेताजी के नेतृत्व में, नेताजी अध्यक्ष तक चुन लिए गए थे और उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे, उसमें देवगौड़ा जी भी आए थे। ठीक है दीपक मिश्रा, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि 2024 में आप भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में जाएंगे, और क्या उसका चेहरा यदि अखिलेश हुए तो भी क्या प्रसपा महागठबंधन में रहेगी? मैं फिर कह रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी वही निर्णय लेंगे जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की कसौटी पर सही होगा और उत्तर प्रदेश के बहुआयामी हित में होगा। ये वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पीएम पद पे कौन होगा, महत्वपूर्ण यह है कि देश में और प्रदेश में किस तरीके से लोकतंत्र की आवाज सशक्त रहे, जेपी की वह विरासत सशक्त रहे। ठीक है दीपक जी, वह विश्वास जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है उस पे जो कुठारा घाट पहुंच रहा है वह कम हो। और मुझे लगता है कि विपक्ष को शिवपाल सिंह जी के अनुभव का लाभ लेना चाहिए, वैसे ही जैसे अटल जी ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के अनुभव का लाभ लिया। लेकिन ये होगा कैसे दीपक जी? आपने तो अखिलेश यादव को अपरिपक्व बता दिया, वो भी एक नहीं कई बार। तो फिर ऐसे महागठबंधन में कैसे शामिल हुईएगा? आपका कहना था कि प्रदेश के गठबंधन में तो आपको पूछा नहीं गया, आपसे एक सलाह तक नहीं ली गई, और केंद्र स्तर पर यदि महागठबंधन बनेगा तो देखिए, पहली बात
हमारे नेता ने अखिलेश जी की सैद्धांतिक और तात्विक विवेचना की, उनकी नीतियों की बात की। क्या वो अपरिपक्व निर्णय नहीं था सबसे ज्यादा मतों से विपक्ष में जीतने वाले शिवपाल सिंह जी को मीटिंग में न बुलाना? साइकिल चुनाव निशान से सबसे ज्यादा मत से कौन जीता है बता दे? आदरणीय शिवपाल जी जीते हैं। अपने चुनाव से ज्यादा मत उन्होंने करहल को दिया। और मैं एक बात और रहस्य उद्घाटन कर दूं, मैं बोल लूं? बोलिए। सवाल ये है कि देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो आस्था के चक्कर में ना पड़े। आस्था जी आपको कुरेद रही है तो आप पर पे काफी हो, क्यों कुरेद रही हैं? आप जबरदस्ती उनके चक्कर में आ रहे हो। आप जनता की बात करो ना, जनता की महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, करप्शन, भू माफिया, नकल माफिया, जिस तरह से रोडें टूट रही हैं। आपने लाख कोशिश कर ली अनुराग भदौरिया जी, प्रसपा नहीं बोली आपकी जबान, सपा से अलग कर लिया प्रसपा ने खुद को। आपने लाख पट्टियां पढ़ाने की कोशिश करी लेकिन प्रसपा नहीं आई आपकी बातों में। उनके स्वच्छंद विचार हैं, इसलिए वो सवाल उनके विचार स्वच्छंद हैं और आपसे पृथक हैं। इसलिए पूछ रही हैं कि जिससे कि आप उनके चक्कर में फंस जाओ और वो जो जाल बिछानी उस जाल में आप मकड़ जाल में फंस जाओ। इसलिए कह रहे हैं संभल के चलने की जरूरत है। वो मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? सवाल आपसे ज्यादा क्यों पूछा? मुझे उन्होंने मात्र 30 सेकंड बोलने का मौका दिया। आपको इतने समय क्यों दे रही है? क्योंकि आप उलझा रही हैं। इसलिए हिंदुस्तान पूरा समझ गया है आस्था जी, कोई उलझन में नहीं आने वाला है। आप ये बता दीजिए कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी उलझन है चर्चा होगी, कैसे निकलेंगे उससे? प्रदेश स्तर पर एक भी गठबंधन आपका सफल नहीं हुआ और आप केंद्र स्तर पर महागठबंधन बनेगा, क्या भविष्य होगा, चेहरा कौन होगा? सुन लीजिए, राहुल गांधी के अगेंस्ट जाएंगे अखिलेश यादव? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। हो गया आपका अगर जाल बट्टा हो गया हो तो मैं बोल लूं? नहीं, मैंने तो सवाल किया है, सवाल किया है। आप जहां मर्जी जाल फेंकिए, जनता सुन रही, देख रही है। आपका एजेंडा सुन रही है जनता कि आप में बार-बार आप किस जंजाल में जनता को फंसा रहे हैं वो भी देख रही है जनता। सुन तो लीजिए, फिर आप चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है भाई? सवाल मुझसे क्या बोल आप रही है तो जनता सब समझ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बार-बार चिल्ला रहा हूँ कि जनता की समस्या के ऊपर में यहाँ पे चुनाव होगा। जनता की जो समस्या है, जनता जो लोकतंत्र जो यहाँ खत्म हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जिससे महंगाई बेरोजगारी से मौत हो रही है, लोग यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, वो मुद्दे तो आप लोग उठा ही रहे हैं ना। इसका चुनाव उसी वो मुद्दे तो विपक्षी पार्टियां उठा ही रही हैं, तिरंगा यात्रा में भी उठा रही हैं, फिर आप चिल्लाओगे, सदन के बाहर भी उठा रही हैं, सदन के अंदर भी उठा रही है। लेकिन यहाँ प्रश्न गठबंधन को लेकर है, यहाँ प्रश्न गठबंधन को लेकर अनुराग जी, उस पर भी तो कुछ बोलिए, जनता ये भी देख रही है। भैया बीजेपी ने सुन लिया, सरकार बनाने, प्रधानमंत्री बनाने जैसा बड़ा दावा आप लोग कर रहे हैं, किस बिना पर कर रहे हैं उस पर भी तो बोलिए। अरे काहे चापलूसी कर रही ठीक है है, बीजेपी की? जैनेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े। आपको मूल सवाल का जवाब ही नहीं देना है, आपको मूल सवाल का जवाब ही नहीं देना है। ठीक है, दीपक जी मैं आऊंगी आपके पास। जैनेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं, चापलूसी करती है जैनेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। जैनेंद्र जी ये बताइए कि आपने प्रदेश स्तर पर हर गठबंधन, हर सियासी पार्टी को ट्राई किया, कोई लाभ नहीं मिला, कोई पद भी नहीं मिला। अब केंद्र स्तर पर आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे? वहां पर भी प्रधानमंत्री के लिए कई दावेदार हैं, कई बड़े चेहरे हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हैं और उसमें अखिलेश यादव भी हैं, जिनके साथ अभी अभी आप पल्ला झाड़ के आए हैं। नहीं, हमने देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी के साथ जुड़ गए थे। भाजपा के साथ जो साथें हुई थी, हम सत्ता में रहते हुए उनसे अलग हो गए थे 2 साल बाद ही, और सपा में भी जो साथें थी तो सपा ने अपने आप ही हमसे किनारा कर लिया। दूसरी चीज बताऊं कि जब बात विपक्ष के एकता की आती है, चाहे पूरे देश की हो, तो आपको 1977 का चुनाव याद होगा कि कैसे पूरा विपक्ष पूरे भारत का एक साथ आ गया था जब इमरजेंसी लगी हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी मेरे सपा के भाई बोल रहे थे कि ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, सड़क का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। मैं अब भी जानना चाहूंगा, क्या अखिलेश जी ने अभी एसी कमरे से बाहर निकलना चालू नहीं किया है क्या? क्योंकि 69,000 जो भर्ती में हुआ था उसके देने के और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको आश्वासन भी दिया और इस बारे में चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जा रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आखिर कब वो जमीन पे उतरेंगे? मैं तो अब भी कह रहा हूं कि अगर अखिलेश जी जमीन पे उतरते हैं, घरों से एसी कमरों से बाहर निकलते हैं, ट्विटर फेसबुक की राजनीति करते हैं,
तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मेरी पार्टी भी स्वागत कर रही है। उन्होंने तो ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अनुराग भदौरिया से। अनुराग जी, यही भाजपा कह रही है, यही प्रसपा कह रही है, यही सुभाषपा कह रही है। देखिए, ट्विटर की राजनीति जनता सुन तो ली, ये वो बीजेपी की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। ये जाहिल आदमी कहाँ बैठा है? छप्पर में बैठा है क्या? इसका नेता बैलगाड़ी से चलता है क्या? ये जाहिलों जैसी बात करे। जनता की बात हो रही, जनता के मुद्दों की बात हो रही है तो कहाँ कमरे में घुस जाते हैं? अरे भाई, तुम्हारे नेता कहाँ रहते हैं भैया? छप्पर में रहते हैं क्या? नेता तो कैसे सड़क पे रहते हैं, बोलने के लिए आते हो क्या? पैसे लेके आते हो क्या? संसद पे कितने पैसे मिले मुद्दे पे आवाज उठाते हैं? टीवी डिबेट में आने के लिए कितने पैसे दिए? कितनी बार आवाज पैसे लेके आते हो क्या टीवी डिबेट में? जो बोलना नहीं आता नहीं, आप बताइए, कितनी बार आवाज उठाई है किसी गरीब की, गुर्गे की, पिछड़े की, दलित की? आपस में मत लड़िए आप दोनों, आप बता नहीं पाएंगे आपस में मत लड़िए आप दोनों। बोला था किसी पिछड़े दलित के लिए या अभ्यर्थियों के लिए जिनकी भर्ती नहीं हो पाई है। अच्छा ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों में अभी से सरमुटवल नजर आ रहा है। 2024 नजदीक है, लेकिन ये सभी पार्टियां क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी? फिलहाल वैचारिकी देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। मैंने राजभर जी के लिए कुछ बोला क्या? मैं तो राजभर जी को लिए 4 बातें बोल सकता हूं। मैंने भी कोई आपस में मत लड़िए, ये लड़ाई पर्दे के पीछे बहुत हुई होगी सपा सुभाषपा के भीतर। यहाँ डिबेट को उसका मंच मत बनाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी, एक बार आपसे फिर से वही सवाल कि 2024 के लिए बिहार में जो कुछ हुआ, अब लोगों को ऐसा लग रहा है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को, कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत बड़ा चेहरा हो गए, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बहुत से लोगों में या तो उतनी हिम्मत नहीं थी या वो अपरिपक्व थे। तो कुल मिलाकर जेडीयू ने जो किया है बिहार के अंदर, दो अलग विचारधारा वाले धुर विरोधी एक साथ आ गए। तो क्या 2024 में कोई बड़ा महागठबंधन इस फॉर्मूले पर बन सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वास्तविकता में नीतीश कुमार ने धोखेबाजी की है। कम सीटें होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के इस निर्णय का अपमान करते हुए, जनता के जनादेश का अपमान करते हुए जिस तरह से उन्होंने फिर सत्ता में आए, वो अगर सत्ता छोड़ करके रिजाइन करके प्रतिपक्ष में चले जाते तो निश्चित तौर पर माना जाता कि उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन वो सत्ता छोड़ करके फिर सत्ता में वापस आए हैं और उनके साथ सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम किया था, तुष्टीकरण की नीति के साथ। लेकिन राकेश त्रिपाठी, विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि इससे पहले आप खेला करते, नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। अब याद आया नैतिकता भी याद आई है। महाराष्ट्र में नैतिकता नहीं याद आई, मध्य प्रदेश में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी कोई खेला नहीं कर रही है, खेला तो उनके साथ अपने आप हो रहा है और निश्चित तौर पर होगा। यही किया था ना उद्धव ठाकरे ने, यही किया था उद्धव ठाकरे ने। क्या हुआ उद्धव ठाकरे का परिणाम? अपने कर्मों से खुद गर्त में चले जाएंगे, अपने कर्मों से खुद वो पाताल चले जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव जी की आदत है। भाई आप भारतीय मजबूर कर रही है, ये बीएसपी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक करके बोलिए। ये आज बसपा के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया क्या? अरे भाई इसी पैनल में बैठे हुए एक प्रतिपक्ष के नेता है और तीनों। अनुराग जी, मैं आपको अलग से समय दूंगी बोलने का, मैं अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। एक बार बात आने दीजिए राकेश त्रिपाठी की। प्रवक्ताओं में भी लानी होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से, अनुराग जी मैं अलग से समय दूंगी आपको, राकेश त्रिपाठी की बात आ जाने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए राकेश त्रिपाठी की, मैं आपको अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। सारी नैतिकता याद आ गई, अब तब नैतिकता याद नहीं आ रही थी जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं चल पा रहा है। आस्था जी, उसका एक साफ कारण है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उतने ही परिपक्व हैं जितने कि उनके नेता, और यही कारण है कि आप देखिए इस पैनल डिस्कशन में बसपा के साथ वो झगड़ा करेंगे, सुभाषपा के साथ वो झगड़ा करेंगे। अरे भाई जब आप सबके साथ झगड़ा ही करोगे तो ये विपक्षी दलों की एकता कैसे बनाओगे? विपक्षी ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है अनुराग भदौरिया। ठीक है राकेश त्रिपाठी, बात आ गई आपकी, बात आ गई, ये बड़ा सवाल है। राकेश त्रिपाठी ने एक उदाहरण दिया और कहा कि देखिए जिस तरह इस पैनल डिस्कशन में अनुराग भदौरिया आप सुभाषपा से भी झगड़ा कर रहे हैं, आप भाजपा से तो कर ही रहे हैं झगड़ा, आप प्रसपा से भी झगड़ा कर रहे हैं, प्रदेश के गठबंधनों में भी आपने यही किया है। तो आप केंद्र स्तर पर इतना बड़ा ख्वाब आप कैसे देख रहे हैं कि भाजपा जैसी बड़ी और मजबूत पार्टी को हरा देंगे? देखिए, मैंने आपको बोला भारतीय जनता पार्टी बिल्लाई हुई है, वो थोड़ा हिल गई है, उसको परेशान है, उसको हर जगह वो अपनी चला रहे थे। नैतिकता उनकी कहाँ चली गई थी जब महाराष्ट्र में सरकार बना रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ रहे थे, नैतिकता कहाँ गई थी? अब बिहार में उनको ऐसा उठा के पटका है जनता ने वहां की, बिल्लाते घूम रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। जो हम कर रहे थे वो मेरे साथ हो गया,
अब वो हक्का बक्का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अरे भाई दिमाग बिहार काम में नहीं कर रहा सरकार है। गिरी है, आप सरकार बेचारे बनी। परेशान है, करें तो समाजवादी क्या पार्टी करें? को इससे क्या लाभ हो गया? सारे फार्मूले बेगानी की फेल हो शादी गए। में अब्दुल्ला उसे दीवाना है। पैदल कर अरे दिया गया। अब्दुल्ला ऐसे मत अब दीवाना वो- होइए भाई। अब बोल अरे रहा है अपनी दूल्हे हैसियत करें तो देखिए, क्या करें? रामपुर हाथ से चला गया, छोड़ रहे हैं। आजमगढ़ हाथ से चला गया, प्रधानमंत्री अपनी का स्थिति को चेहरा, देखिए। वो प्रधानमंत्री का चेहरा, वो प्रधानमंत्री का चेहरा, अब ये माहौल बनाने में लगे। लेकिन जनता अरे भाई जानती है, पीएम बनने के लिए एमपी जनता चुनना की पड़ेगा। समस्या का आपका समाधान आजमगढ़ में देश एमपी के का अंदर में कैंडिडेट चुनाव हार गया, 2024 में आपके रामपुर में एमपी के लोकतंत्र कैंडिडेट की चुनाव सही हार मायने गए, में आप स्थापना एमपी होगी के कैंडिडेट और हार रहे हैं, भारतीय जनता आप पार्टी पीएम की बनने का विदाई काम देख होगी, रहे हैं। जो झूठी अनुराग सच भदौरिया जो जी झूठी पीएम पार्टी बनने है, के लिए जो यहाँ एमपी जुमलेबाजी चुन के आने करती है, पड़ेंगे असली और आपकी जनता पार्टी की बात से रखिए। एमपी चुन के आ रहे हैं। और एक जिस परिवार तरह के से केवल लोग जनता जीत के करके साथ आने की धोखा स्थिति दिया, में थे, किसानों को अब तो धोखा परिवार भी दिया, हार रहा है। धोखा दिया, अब तो बहनों डिम्पल के जी ये नहीं साथ जीत पा रही है, हुआ है। धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पा रहे, बात की थी, केवल उनका परिवार ही ठीक है, जीत पाते दोनों थे, शांत हो अब जाइए। परिवार भी नहीं जीत पा रहा है। कैसे दोनों जो शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों की बात पूरी हो गई। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर हो गया। अनुराग भदौरिया जी शांत हो जाइए। गठबंधन पर आपसे तीसरा सवाल है, जब से डिबेट शुरू हुई है तीनों से आप बच निकले हैं। भाजपा को कोसकर तीनों बार एक सवाल से बच निकले हैं कि गठबंधन का क्या करिएगा, कैसे 2024 जैसा बड़ा लक्ष्य और बड़ी बात जो आप लोग कर रहे हैं, भाजपा की सरकार हटाने की, परिवर्तन की देश में, वो कैसे करिएगा। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, बिहार के अंदर जो हुआ, दो अलग अलग विचारधारा और अलग धुरी वाली पार्टियां साथ आ गई, दोनों ने एक बार फिर से वहां सरकार बनाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भाजपा यहां मिशन 80 लेकर चल रही है, मतलब सारी की सारी 100% रिजल्ट उसे 2024 में यूपी से चाहिए। तो यहां तो अलग अलग विचारधारा वाले 2022 में आए तो साथ में जैसे तैसे सहमति बना के गठबंधन बना, पर यहां तो झगड़े खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसे रोकिएगा भाजपा को? मिशन 80। देखिए, गैर भाजपावाद का सूत्र देकर शिवपाल सिंह ने एक बड़ा गठबंधन, एक बड़ी तस्वीर सजाई थी। याद कीजिए, जब शिवपाल सिंह जी के यहां अखिलेश जी आए थे, उसी के बाद वातावरण बना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अपरिपक्व और प्रतिगामी कदमों से, वो कदम प्रगतिशील नहीं थे, प्रतिगामी कदमों से एक बने हुए वातावरण को उन्होंने स्वयं ध्वस्त किया। अब देखिए, मैं अपने भाई भदौरिया जी को सुन रहा था। यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, ये कौटिल्य का सूत्र है। जो जैसा होता है, जैसा सोचता है, वैसे ही दूसरों में अपनी उसको आरोपित करता है। जाल फेंक दिया तो ये कर दिया। ऐसे तर्कों से भाजपा से कैसे लड़ पाएंगे आप? आज इतना बड़ा सवाल देश के सामने, उन सवालों को रेखांकित कौन करेगा? शिवपाल सिंह जी का परिपक्व निर्णय कैसे होता है? सदन में योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़े होकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं। तो ठीक है, भाजपा जहां अच्छा काम, अब जैसे तिरंगा यात्रा है, भाजपा ने कहा हर घर तिरंगा, अच्छी बात है, हमारे अंदर शक्ति आएगी, हम हर जन तिरंगा, हर मन तिरंगा का आह्वान करेंगे। अब तिरंगे में दंगा देखेंगे तो क्या अपरिपक्वता भरा निर्णय नहीं होगा? और एक चीज और बता दे, नीतीश जी का अनुभव, शिवपाल सिंह जी का सामर्थ्य, हो सकता हो यहीं से कोई रास्ता निकले। लेकिन अखिलेश जी को अपनी प्रतिगामी सोच से अपने आप को निकालना होगा। अंधेरों के साथ खड़े रह के सवेरे के ख्वाब नहीं देखे जाते। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, ये तो आम जनता कह रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, देखिए, सब मैंने बार बार एक ही बात बोली है, हम समाजवादी लोग जनता की बात करते हैं। जहां तक तिरंगा की बात हुई, अगर यात्रा किसी की निकल रही है तो समाजवादी की तिरंगा यात्रा निकल रही है, बोल चाहे कोई यहाँ पे लंबी लंबी बोल रहा हो। अगर रोड पे कोई दिखाई दे रहा है तो समाजवादी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात है, लंबी लंबी कोई कर रहा हो तो उसकी मैं किसी के साथ, अच्छा ऐसा क्या? एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, ऐसा ही है। और दूसरी बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दूसरा दल हो, रोड पे तो समाजवादी ही तिरंगा लेके है और घर घर तिरंगा और सबको मुफ्त में तिरंगा दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो तिरंगा बेच रही है, वो बेचने का काम कर रही है। 20 रुपए 30 रुपए में तिरंगा का भी देखो बेचने का काम कर रही है, उसमें भी मार्केटिंग खोज रही है, उसमें भी सेल्स और मार्केटिंग का फॉर्मूला लगा रही है। वही समाजवादी लोग हैं जो लेके ठेला और अपने लोगों के साथ निकल पड़े हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा भी बांट रहे हैं। बेशक अनुराग जी, आपकी तो तस्वीरें भी देखी गई हैं कि आप किस तरह से जो है एक ठेले पर तिरंगा रख के लोगों को घर घर जाकर पकड़ा रहे हैं। और लेकिन क्या सभी समाजवादी यही कर रहे हैं और भाजपा कुछ नहीं कर रही तिरंगा यात्रा के नाम पर? राकेश त्रिपाठी, संगीन आरोप भी लग रहा है कि भाजपा का दफ्तर तिरंगों की दुकान बन गया है। किसी को आप दिखा दीजिए एक तिरंगा देते हुए किसी को, चलिए आप भी कोई विजुअल दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए। करके सफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा
तिरंगे को लेकर के जियाउर रहमान बर्क ने जो कहा, जिनके विधायक हैं चंदौसी से, इनके सांसद और इनके विधायक तिरंगे को लेकर के अपमानजनक बातें करते हैं। अखिलेश यादव जी तिरंगे को लेकर के दंगे से जोड़ने की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके एमएलसी, वो तिरंगे से दंगा कैसे फैलाया जाएगा इसकी पूरी मॉडल सपरंडी बताने का काम करते हैं। तिरंगे को लेकर के रोज नई नई ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से कही जा रही है, ताकि राष्ट्रध्वज को लेकर के, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर के, उसकी डिग्निटी को लेकर के कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, और तिरंगे को लेकर के इस तरह की अपमानजनक की बातें आपको और ज्यादा गर्त में लेकर के जाएंगी। अनुराग भदौरिया, और आप कितना भी ड्रामा करने की कोशिश करिए, अच्छा ठीक है, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, ठीक है। राकेश त्रिपाठी शांत हो जाइए, राकेश त्रिपाठी शांत हो जाइए। जाते जाते एक सवाल अनुराग भदौरिया से, जाते जाते डिबेट क्लोज करनी है। सवाल अनुराग भदौरिया से, और उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम सवाल का जवाब दे दे। बताइए, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे अखिलेश यादव? देखिए, एक चीज साफ साफ है, इस देश में नंबर गेम होता है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसके एमपी ज्यादा होंगे, अरे अखिलेश जी को पीएम नहीं कह पा रहे आपस में अनुराग भदौरिया, बहुत संकट की बात है। ज्यादा होंगे, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, पीएम पार्टी बनेंगे, बदल तो नहीं लिया, दूसरों के एमपी ज्यादा होंगे तो उनके पीएम पार्टी बनेंगे, बदल तो नहीं लिया, ज्यादा होंगे, सपा का ही प्रवक्ता है ना। अखिलेश यादव को पीएम तक नहीं कह पा रहे हैं, कहिए ना। अरे सपने में तो सोच लीजिए, शेख चिल्ली ने जैसे सपने देखे थे, मुंगेरी लाल ने जैसे सपने देखे थे, कम से कम सपना तो देखिए बन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा, तय कर लीजिए। भारतीय ठीक है, जनता पार्टी का चलिए, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल 2024 का उठा, क्यों उठा? क्योंकि अखिलेश यादव को एक बार फिर से प्रसपा की तरफ से अपरिपक्व कहा गया। तारीफ नीतीश कुमार की हुई, यही तारीफ सुभाषपा की तरफ से भी नीतीश कुमार की गई। ये वही दोनों दल है जो 2022 में यूपी का विधानसभा अखिलेश यादव यानी सपा के साथ मिलकर के लड़े थे। तो बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ सपा दावा कर रही है कि 2024 में भाजपा को हराने की कुव्वत वही रखती है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब प्रदेश का गठबंधन नहीं संभला तो केंद्र स्तर पे बनने वाला महागठबंधन आखिर कैसे संभलेगा और कैसे सामंजस्य से बैठेगा? क्योंकि दावेदार प्रधानमंत्री के लिए एक नहीं कई चेहरे हैं विपक्ष के भी भीतर। महाबहस में इतना ही।